जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का संपूर्ण समान अध्ययन की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज का क्लास थर्ड है। बेसिकली इस सीरीज का फायदा यह है कि जीएस के हर एक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एक एक चैप्टर्स को हर एक वीडियो में कवर किया। जैसे कि अभी देखो इस वीडियो की जो वीडियो है इसमें हमने हिस्ट्री से जो कांग्रेस के पहले के जो राजनीतिक संस्थाएं थे उनको कवर किया है। साथ में ज्योग्राफी में प्रमुख चोटियां हो गई हैं आपकी। फिर पॉलिटी में आपका शेड्यूल हो गया, अनुसूची हो गया। एनवायरमेंट में एसडीजी गोल्स हो गए। साइंस में सेल बायोलॉजी हो गया। इकोनॉमी में आपका सीपीआई और डब्ल्यूपीआई हो गया। और करंट अफेयर साथ में कवर करें। इसका फायदा ये है कि एट द इंडिया मतलब ऑल जीएस के सारे सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास थर्ड है। इसमें फर्स्ट अभी बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखेंगे। जैसे इस संस्था के पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है, संस्थापक कौन थे और उसका मतलब उद्देश्य क्या था, एम क्या था। बस हम बात करते हैं यहाँ पे। बंग भंग प्रकाशिका सभा थे, तो वो राजा राममोहन राय के सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1836 था। और इसका जो महत्व किस लिए बनाया गया था, तो भारतीय राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए और भारतीय हितों की रक्षा के लिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था। और संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। कभी कभी एक पूछा जाता है या फिर दोनों को पूछ दिया जाता है, तो दोनों हम यहाँ पे याद रखना। ईयर पूछा जाता है 1838 में। और इसमें बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या था, उद्देश्य में पूछा जाए तो जमींदारों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसका राधा कामदेव और देवेंद्रनाथ टैगोर। स्थापना ये 1851 और भारतीयों की शिकायतें ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना। बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा 1852 में किया गया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में किया गया था। ब्रिटेन में भारत के पक्ष में जनमत बनाना था। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स व्यापारियों का समूह था। और इसकी स्थापना कब, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, ठीक है। 1867 में हुआ था। व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। पूना सार्वजनिक सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ईयर पूछे तो 1870 में। और जनता की मांगे सरकार तक पहुंचाना इसका लक्ष्य। इंडियन लीग, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन लीग था। इसे कुमार घोष के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ईयर 1875, भारतीय में राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए किया गया। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी कब, 1876 में। और भारतीयों को संगठित करना और सुधारों की मांग करने के लिए बनाया गया था। मद्रास महाजन सभा, जी सुब्रमण्य अय्यर, वी राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू के द्वारा 1884 में। और दक्षिण भारत में राजनीतिक जागृति फैलाना था उसकी। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से, फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीनों थे। ठीक है, तो तीनों का नाम यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट। ईयर पूछा जाता है 1885 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भारतीयों का प्रतिनिधित्व। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी में देखिए तो प्रमुख चोटियों से, यहाँ से चोटियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। केटू गाडविन, ठीक है। स्थान का पूछा जाता है, लद्दाख में है। और पर्वत श्रृंखला काराकोरम, इसकी ऊंचाई कितना, 8611। ये विश्व की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू गाडविन। कंचनजंगा, ये भी पूछा जाता है, किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में। पर्वत श्रृंखला किसका पार्ट है, हिमालय का। और भारत में सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। नंदा देवी, राज्य का नाम पूछा जाता है, उत्तराखंड में है।
गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का है, ऊंचाई 8,000 सॉरी 7,816। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के द्वारा निर्मित है। कामेत ये उत्तराखंड में जासकर रेंज का है, ठीक है। और सालतोरो कांगड़ी ये लद्दाख में है। सांसेर कांगड़ी ये भी नुब्रा घाटी लद्दाख में है, ठीक है। फिर अन्नामुडी वेरी इंपॉर्टेंट एक केरला में, ठीक है। और पश्चिमी घाटी का है। और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी। डोडा बेटा के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में है स्थित, और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मैनगिरी है आपका उड़ीसा। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर काफी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला का पार्ट है। और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन, ठीक। और रेटिंग में देखते हैं हम लोग अनुसूची, यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फर्स्ट अनुसूची की बात करें, ठीक है। प्रथम अनुसूची तो भाग एक में है। इसमें क्या है, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात किया जाता है। राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार का जो अधिकार क्षेत्र की सूची इसमें आता है। और संघ राज्य संघ शासित जो प्रदेश के नाम उनकी क्षेत्रीय सीमा सूची इसमें टेबल। दूसरी अनुसूची की बात करें यहाँ पे तो वेतन भत्ता और विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। इनके वेतन भत्ता विशेषाधिकार की बात होती है तो यहाँ से ये ऑप्शंस में भी होते हैं। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन से यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है ये उन ऑप्शंस को यहाँ पे दे दिया जाता है। इन ऑप्शंस को भी आप देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के विधान के यहाँ पे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो जाएगा, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग कैग, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये वाला बार बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरी अनुसूची में हम लोग बात करते हैं शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात करते हैं। किसी किसमें केंद्रीय मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव को उम्मीदवार हो गए, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गए, राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल चुनाव के उम्मीदवार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथी अनुसूची, ठीक है। यहाँ पे जो है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है। इनके सीटों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के और जो सीटों का आवंटन राज्यसभा में होता है उससे संबंधित, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पांचवी अनुसूची, इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में भी जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से है, लेकिन इसमें 4 पर फोकस किया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 राज्य इन पे फोकस है। सातवीं अनुसूची में यहाँ पे जो संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसके बारे में यहाँ पे ये फर्स्ट में संघ सूची हो गया, दूसरा राज्य सूची हो गया, तीसरा समूह सूची। आठवीं अनुसूची में यहाँ पे जो 22 भारतीय भाषाओं की सूची है जो उसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। इससे संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों का निर्धारण और का वर्णन इस अनुसूची में किया हुआ है, ठीक है। 10वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछा गया। क्या विधेयक दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अदला बदल दल बदल के आधार पर अयोग्य उसको ठहराया जाता है। अगर जो 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तराधिकार के बारे में बात किया गया है, इसमें टोटल 29 विषय शामिल है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति से संबंधित बात किया गया है और इसमें टोटल 18 विषय को शामिल किया गया। फिर इन्वायरमेंट में है आपके एसडीजी जो गोल्स हैं
फर्स्ट है आपका गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, फोर्थ है सर्वोत्तम शिक्षा, फिफ्थ है लैंगिक समानता, सिक्स्थ है आपका स्वच्छ जल और सफाई, साफ सफाई हो गया, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, दसवां है आपके असमानताएं कम करना, 11वां है सतत शहर और संतुलित समुदाय, 12वां उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व का पूर्ण खपत और उत्पादन, 13वां है जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16वां है शांति और न्याय सतत संस्थाएं और 17वां है सतत मतलब लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये टोटल 17 आपके एसडीजी गोल्स हैं। ठीक है, सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य हैं और इसमें कितना 169 और 169 उद्देश्य हैं जो एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे जो 17 जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, उसको सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें इन लक्ष्यों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये साइंस का है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। कोशिका के बारे में बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिका बेसिकली क्या होता है, कोशिका जो होता है जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई है। तो सीधा पूछ दिया जाता है, एक कोशिका स्वयं के प्रति प्रतिकृति बना सकते, रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिनसे क्या होता है जीवन का निर्माण, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले और जीवित कोशिका को देखा था, और बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज किया था। नाभिक क्या होता है, नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सामग्री जो होती है डीएनए पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूरा अब देख रहे हो कोशिका है, ये पूरा कोशिका है, और इसमें एक जो केंद्रक है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है केंद्रक का, इसमें क्या पाया जाता है, और न्यूक्लियस उसको कहते हैं, और उसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का क्या शक्ति या विद्युत ग्रिड कह सकते हैं। एक कोशिका में जो श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करती है, एटीपी का निर्माण होता है। ये भी पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में किस चीज का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लाइसोजोम। लाइसोजोम को कहा जाता है, तो लाइसोजोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो बाकी जो पाचक है उनको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, फिर राइबोसोम, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये भी डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है कि राइबोसोम में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है किसमें होता है, राइबोसोम में होता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, फिर पौधों के सेल में होते हैं, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। जिससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया में यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक जो सूर्य का प्रकाश है, उसको रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करके प्लांट को क्या भोजन प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट इकोनॉमी से बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर एक प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के निश्चित समूह बास्केट की कीमतों में परिवर्तन को मापते हैं। क्लियर है? वस्तु और सेवाओं के निश्चित समूह की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। ये उपभोक्ता द्वारा अनुभव की गई मुद्रास्फीति को भी मापता है। ठीक है,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष से कीमतों में परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन के लिए व्यक्त किया जाता है। इसका यह है कि उपभोक्ता निकालते क्या है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब वर्तमान वर्ष में बास्केट की कितना लागत है और आधार वर्ष में बास्केट की कितना इंटू 100 इस पे किया जाता है। तो सबका जैसे कि इसमें कैटेगराइज किया गया है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई जो होता है उसको उपभोक्ता पंजीकरण तो जो आपका तो सीपीआई कहा जाता है। सीपीआई ठीक है। ये हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू पी तो सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई का आधार वर्ष 2016 है इसको और जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय द्वारा। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ये मासिक होता है। कृषि श्रमिकों के लिए जो होता है इसका जो वार्षिक ईयर रखा गया है क्या 1986-87 मासिक ये भी आवृत्ति होता है। इसको जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति को मापता है और ये इसका बेस ईयर 1986-87 है। मंथली इसका भी होता है और उसको श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जो सीपीआई होता है उसको कुल मुद्रा मुद्रास्फीति शहरी और उसमें ग्रामीण दोनों मिलाकर के इसका बेस ईयर है आपका 2012 को मंथली किया जाता है और ये जो बेसिकली किया जाता है एनएसओ और मॉस्पी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। यहाँ पर थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को उसमें ट्रैक किया जाता है। थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसको ट्रैक किया जाता है। इसका उपयोग उत्पादन और वितरण की शुरुआती चरणों में मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। कुछ देश में इसे उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के रूप में भी इसको किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुएं किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती जबकि जीडीपी स्थिति ऐसी सभी वस्तुओं का ध्यान रखती है। जारी किया जाता है उसको आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यूपीआईआईटी और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आधार वर्ष है इसका 2011-12। इसके मुख्य घटक में इसमें प्राथमिक वस्तुएं 22.62% है ईंधन और ऊर्जा का 15 है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का 64.26%। इसको मंथली इसको ट्रैक किया जाता है। करंट अफेयर्स में देखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का है इसमें कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश कृत्रिम और बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स ने बेसिकली किया है कि सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने परिवहन विभाग के लिए डेटा आधारित मॉडल विकसित करने के लिए 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसका फायदा होगा कि दुर्घटना जो एआई रिपोर्ट के बेस पे और दुर्घटना रिपोर्ट तैयार किया जाए मौसम की जानकारी वाहन चालक सड़क से जुड़े आंकड़े का विश्लेषण कर दुर्घटना के कारणों और ब्लैक स्पॉट की जांच किया जाएगा। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर कि सिक्किम ने अपने जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए एक योजना शुरू किया है सबैटिकल लीव स्कीम औपचारिक अवकाश योजना। इस सिक्किम की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। यह शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और बेसिकली ये जो शुरू हुआ था 2023 में उन नियमित कर्मचारियों के लिए हुआ था लेकिन इनकी सेवा कितने साल की हो कम से कम 5 साल की हो लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि कर्मचारी जो है कि 365 दिन से लेकर के 1080 दिन तक का छुट्टी ले सकते हैं। इसमें उनको क्या होगा जो मूल वेतन है उसका 50% उनको दिया जाएगा और उसमें क्या होगा उनकी वरिष्ठता और सेवा कंटिन्यू बना रहेगा लेकिन गवर्नमेंट कभी भी उनको 1 महीने की नोटिस देकर के कभी भी उनको जॉब पे बुला सकते। ठीक है। फिर तो स्कीम है स्वास्थ्य साथी। ठीक है। स्वास्थ्य साथी स्कीम की इस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ था ये पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका लॉन्च किया था। इसमें एक नया भी और भी जोड़ा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्कीम को उसमें जोड़ दिया। इसमें क्या होगा प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया नगद उसमें दिया जाए नगद रहित और कागज रहित इलाज मतलब दिया जाएगा इलाज की सुविधा।
फिर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स की बात करें यहाँ पर। सिटी इंडेक्स में बेंगलोर जो भारत में बेंगलोर को भारत में प्रथम स्थान दिया गया है और विश्व लेवल पे इसको 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, विश्व में रिकॉर्ड पे बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट टाइम को दिया गया, उसके बाद सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को को स्थान दिया गया। रशिया ने अमेरिका के साथ जो एक संधि हुआ था, उस संधि का नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि, INF संधि, ने अपने आप को खत्म कर लिया है। ये संधि हुआ था 1987 में अमेरिका और रूस के बीच में। इसका बेसिक उद्देश्य क्या था कि जो घातक मिसाइल प्रणाली सिस्टम को नष्ट करना है और परमाणु हथियार के उपयोग को धीमा करने के लिए। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ पीओ की रिपोर्ट के अनुसार जो गुजरात है 24-25 में भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना है। ठीक है, इस अवधि में राज्य से कुल इतना 9.83 करोड़ का निर्यात हुआ है, तो जैसे कुल निर्यात का 26.6% है। निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 67वां स्थान प्राप्त हुआ है और उसका जो कभी कभी नंबर पूछता है कितना अंक मिला है, 55.58 मार्क्स के साथ। और इंडिया में जो सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलुरु को घोषित किया गया सबसे सुरक्षित शहर है, जिसका मार्क्स है इसका 24.2 मार्क्स है। और स्थान विश्व लेवल पे बात करें तो 49वां स्थान है। सबसे सुरक्षित शहर में विश्व लेवल पर अबू धाबी है, जो संयुक्त राज्य अमीरात में है। 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है, इसका स्कोर 88.8%। सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है और इसके फायदे आपको मिल सकते हैं, तो आई सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।